देखिए 31A है जो इंडिया NDPS एक्ट की, इस पर हम लोगों ने छोड़ा था कल। इससे आगे थोड़ी चर्चा करते हैं। उपदोष सिद्धि के पश्चात कुछ अपराधों के लिए मृत्युदंड। उपदोष सिद्धि के पश्चात कुछ अपराधों के लिए मृत्युदंड। मान लीजिए पहले से अगर कोई दोष सिद्ध किया गया है, मतलब एक बार दोष सिद्ध हो गया है, दोबारा फिर वो उसी भांति का अपराध करता है या NDPS एक्ट के अंतर्गत अपराध करता है, तो ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड दिए जाने की बात यहाँ पे की गई है। अब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं? हर अपराध में तो होगा नहीं कि एक बार गांजा पीता हुआ पाया जाए और दूसरी बार फिर गांजा पीता हुआ तो हम उसे सजाए मौत देते हैं। उसके लिए कुछ यहाँ कंडिका दी गई है, इसमें लिस्ट दी गई है कि इस तरह के अपराध वो करता है, एक बार कर चुका है, दूसरी बार करता है, तो उसको मृत्युदंड दे दिया जाएगा। तो वो यहाँ बताया गया है धारा 31 में, किसी बात के होते हुए भी, मतलब 31 का के संबंध में था, 31 इससे पहले है। पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात अपराधों के लिए वर्धित दंड 1.5 गुना दंड दिए जाने की बात करता है। तो मतलब ये बात तो है कि पहले से व्यवस्था की गई है सेक्शन 31 में कि अगर पहले से दोष सिद्ध किया गया है, एक बार दंडित हो चुका है, दोबारा फिर अपराध करता है तो 1.5 गुना दंड दिया जाए उसको, चाहे वो जुर्माने का हो चाहे कारावास का हो। धारा 19, 24, 27A के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने या करने का प्रयत्न करने या दुष्प्रेरण करने या करने का आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए, उन अपराधों के लिए जो किसी स्वापक औषधि या मना प्रभावी पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है। अब ये कह रहे धारा 19, 24, 27A के अधीन दंडनीय अपराध किए जाने या प्रयत्न या दुष्प्रेरण या आपराधिक षड्यंत्र करने के लिए, उन अपराधों के लिए जो किसी स्वापक औषधि मना प्रभावी पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है। तो पहले तो 19, 24 और 27 में क्या है ये आप थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए इंडेक्स में। 19 कहती है खेतीहार द्वारा अफीम के गबन के लिए दंड 10 वर्ष से 20 वर्ष तक कारावास है, 1 लाख से 2 लाख तक जुर्माना है। इसके बाद ये हो गई 19। इसके बाद 24 है और 27। अब 24 कहती है धारा 12 के उल्लंघन में स्वापक औषधियों मना प्रभावी पदार्थों में ब्राह्य व्यवहार के लिए दंड। ब्राह्य व्यवहार ये भी 10 साल से 20 साल तक है और 1 लाख से 2 लाख का जुर्माना इसमें भी लगाया गया है, ब्राह्य व्यवहार के निबंधन पर दंड 24 में। फिर इसके बाद 27 है। 27 में अवैध व्यापार का वित्त पोषण करने और अपराधियों को संशय देने के लिए दंड। अवैध व्यापार इसमें भी उतनी कारावास है, 10 वर्ष से 20 वर्ष तक, 1 लाख से 2 लाख तक जुर्माना। देखिए तीनों में कारावास सेम है। 19 गबन के लिए है अफीम के, 24 ब्राह्य व्यवहार के लिए दंड है और 27 से कई के लिए दंड है, यहाँ बताया है वित्त पोषण अवैध व्यापार के लिए। अब इस तरह का अपराध है वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है, चाहे वो षड्यंत्र करे, दुष्प्रेरण या अपराध करे, वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित होना चाहिए, मतलब सीधा 10 किलो 20 किलो ऐसा होना चाहिए। यदि वह निम्नलिखित से संबंधित अपराध के किए जाने का या करने का प्रयत्न करने या दुष्प्रेरण करने के आपराधिक षड्यंत्र के लिए तदंतर सिद्ध दोष ठहराया जाता है, तो ऐसे दंड से जो धारा 31 में वर्णित दंड से कम का नहीं होगा या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। तो कितना दंड दिया जाएगा? 31 लिखा है, 1.5 गुना तक दंड दिया जाएगा या मृत्यु दंड से दंडित किया जाएगा। अर्थात नीचे दी गई सारणी के अधीन विनिर्दिष्ट स्वापक औषधि या मना प्रभावी पदार्थों और उससे उनमें अंतर्वलित मात्रा की जो उक्त सारणी के स्तंभ 2 में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे प्रत्येक औषधि या पदार्थ के सामने उपदर्शित मात्रा के बराबर या उससे अधिक है। उत्पादन, विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, आयात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या यानांतरण में लगे रहने से संबंधित अपराध क्या है। अब देखिए ये कह रहे हैं वाणिज्यिक मात्रा क्या मानेंगे हम, तो ये बता रहे हैं कि जो लिस्ट हम दे रहे हैं शेड्यूल ए में, इसमें दे रहे हैं ए खंड में जो लिस्ट दे रहे हैं उसके अंतर्गत आने वाली मात्रा, मान लीजिए अफीम है 10 किलो है या उससे ज़्यादा पाई जाती है किसी के पास, पहले भी एक बार दोष सिद्ध हो गया है, दूसरी बार में 10 किलो या उससे अधिक अफीम पाई जाती है, तो 1.5 गुना तो हम दंड देंगे, लेकिन इसको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है।
1.5 गुना दंड यहाँ लिखा ना, धारा 31 में वर्णित दंड से कम नहीं होगा या मृत्यु दंड, तो दोनों दंड दिए जा सकते हैं। धारा 31 कितना दंड देती है? 1.5 गुना, और यहाँ पे 1.5 गुने के अलावा मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। मॉर्फिन 1 किलो, हेरोइन 1 किलो, कोडेन 1 किलो, थ्रिप्टोफैन 1 किलो, कोकेन 500 ग्राम, हशीश 20 किलोग्राम। देखो हशीश थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, 20 किलोग्राम आ रहा है। क्या? हशीश कितना? 20 kg, 20 किलोग्राम हशीश आ रहा है। तो अगर हशीश 20 किलोग्राम, अगर एक बार पहले दोष सिद्ध हो चुका है व्यक्ति, दोबारा दोष सिद्ध होता है और 20 किलोग्राम अफीम उसके अंदर पाई जाती है, पास पाई जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को 1.5 गुना कारावास या मृत्यु दंड दे दिया जाए। LSD एक 9 नंबर पे LSD है, LSD 500 ग्राम। बस इतनी देखिएगा, नीचे के सब छोड़ देना, इन पे नहीं आएगा, आएगा तो नहीं पे आएगा। आपसे पूछा जाएगा हशीश 20 किलोग्राम यूनिक है, 10 किलोग्राम अफीम है, बाकी सब 1 किलोग्राम है, कोकेन 500 ग्राम है। अभी ये रिया चक्रवर्ती का मामला आया, उस समय ये LSD कोकेन मोकेन की चर्चाएं होने लगी थी। ये थोड़े ज़्यादा गंभीर सब्सटेंस होते हैं। मतलब कोकेन 500 ग्राम, 500 ग्राम मतलब करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, 500 ग्राम मतलब करोड़ों अरबों का माल है। ऐसे लोगों को अपन बहुत छोटा सा 1-2 ग्राम ही तो बहुत महंगा आता होगा कोकेन मोकेन। तो इस तरह का है थिवेन, कोडीन, कोकेन। अब ये अपन लोग नहीं समझते हैं कि ना अपन ने देखा है, ना देखने की इच्छा है, ना कभी देखना है। ये चीज़ दूर ही रहना है, जाने अनजाने। एक बार एक पिक्चर वो है ना, कभी अलविदा ना कहना, हाँ ऐसी कोई मूवी है शायद, मैं देख रहा था। तो एक डॉक्टर रहता है, इलाज करता है सबका, धोखे से उसको एक सिरेंज रहती है उसके पास में, वो टच हो जाती है, सिरेंज चुभ जाती है, नॉर्मल लेता है उसको, सिरेंज हटा देता है वहाँ से। पता चला वो किसी का सैंपल लिया था उस सिरेंज से, और उस व्यक्ति को HIV रहता है, डॉक्टर को HIV हो जाता है, लास्ट में डॉक्टर मर जाता है। लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, कितना अच्छा इंसान है, कब क्या क्या हो जाए। तो यहाँ पर बड़ा वो रखना है अपन को, नॉलेज होना चाहिए बस। इसका प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे जो एक बार प्रैक्टिकल किया है ना, तो वो लौट के नहीं आता है इसमें। तो नशा एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सर्वनाश हो जाता है, सर्वनाश, ये मान के चलिए। आगे बढ़ते हैं, खंड बी पे आ जाते हैं। खंड का में वर्णित क्रियाकलापों में से किसी क्रियाकलाप का प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता वित्त पोषण करना। एक्सप्रेसली या एम्प्लॉयड तौर पर क्या कर रहे हैं? वित्त पोषण कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल मदद कर रहे थे, तुम ऐसा काम करो, हम पैसे लगा रहे हैं, इस तरह की बात आप कर रहे हैं, तो भी यहाँ पे आप लाइबल हो जाएंगे। यहाँ पे सेक्शन 31A के अंतर्गत लाइबल। बी सब क्लॉज 2, जहाँ कोई व्यक्ति धारा 19, 24, 27 है। अब देखो 19, 24, 27 है, उन्हीं 3 धाराओं की बात यहाँ पर की जा रही कि उपबंधों के तत्समान किसी विधि के अधीन और किसी स्वापक औषधि मना प्रभावी पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित होने वाले अपराधों के लिए भारत से बाहर किसी दांडिक अधिकारिता वाले सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराया जाता है। वहाँ ऐसी दोष सिद्धि की बाबत ऐसे व्यक्ति के बारे में उपधारा 1 के प्रयोजनों के लिए ऐसी कार्रवाई की जाएगी मानो वह भारत में किसी अपराध द्वारा, किसी न्यायालय द्वारा सिद्ध दोष ठहराया गया। देखो ये भारत के बाहर भी लागू होती है, भारत के बाहर किसी देश ने इसको दंडित कर दिया है ऐसी धाराओं में, 3 धाराओं में, तो ये माना जाएगा कि वो भारत के अंदर ही दंडित हुआ है। देखो नार्कोटिक्स अपराधों के संबंध में पूरे यूनिवर्सल कानून लागू कर रहे हैं ये, कि मतलब भारत मान लीजिए अमेरिका के न्यायालय ने दंडित कर दिया किसी को, धारा 19, 24, 27 एक समान धाराओं में, तो ये माना जाएगा वो भारत में ही दंडित हुआ है। मतलब अब दूसरी बार वो अगर पकड़ा गया, एक बार अमेरिका में दंडित हुआ, एक बार इंडिया में दंडित हो गया मान लो, तो इंडिया में अपन 31A के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे। उसे पूर्व दोष सिद्धि के बाद जो एक बार दूसरा दोष सिद्ध किया जाएगा, पश्चातवर्ती दोष सिद्धि ही मानी जाएगी, भले वो इंडिया में दोष सिद्ध ना किया गया हो, दंडित ना किया गया हो। ये आप थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये बड़ा व्यापक तौर पे एक्सटेंड होती है ये धारा।
आगे बढ़ते हैं। 32, ऐसे अपराधों के लिए दंड जिनके लिए दंड का उपबंध नहीं किया गया है। ऐसे अपराधों के लिए दंड, देखो ये मिसलेनियस अपराध है। जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या निकाले गए किसी आदेश या दी गई किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापत्र या प्राधिकार की किसी शर्त का जिसके लिए इस अध्याय में पृथक रूप से किसी दंड का उपबंध नहीं किया गया है, उल्लंघन करेगा और कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। 6 माह फाइन या बूथ से दंडित किया जाएगा। ये आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 32, ज़्यादातर हम लोग किसी भी एक्ट में देखते हैं मिसलेनियस दंड की बात जहाँ पे होती है वहाँ 6 माह जुर्माना या दोनों यही दंड आता है लगभग। किसी भी एक्ट में देखिए आप, आर्म्स एक्ट में देखिए, आर्म्स एक्ट में भी यही दंड है, ऐसी दंड है, सिर्फ सेक्शन का नाम बदल जाता है। यहाँ 32 में, वहाँ और कोई सेक्शन में है। 32 से इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी दंडादेश दिए गए किसी दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण न होना। अब देखो ये स्टेट तौर पे कानून लागू कर रहे हैं कि किसी प्रकार से लघुकरण निलंबन नहीं होगा। दंड विधेयक संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किंतु धारा 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन धारा 27 से भिन्न दिए गए किसी दंडादेश का निलंबन या परिहार या लघुकरण नहीं किया जाए। अब 27 अपवाद है, उपभोग करने के बारे में बता दी ना। 27 उपभोग करते हुए पाया जाए। एक व्यक्ति गांजा पीते हुए पाया जाता है, अफीम खाते हुए पाया जाता है, आर्यन खान, तो ऐसे व्यक्ति को लघुकृत किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है। अब प्रोबेशन पैरोल का उसका लाभ दे देंगे अपन, परिवीक्षा का लाभ तो दे ही सकते हैं, फर्स्ट ऑफेंडर है। कैसे आपके द्वारा दंडित करने से क्या होगा, उसका तो पूरा फ्यूचर ही खराब हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, परिवीक्षा का लाभ दे देंगे ऐसे व्यक्ति को। तो यही बात हो रही है कि धारा 27 एक अपवाद है, इसके अलावा किसी भी दंडादेश में निलंबन, परिहार, लघुकरण नहीं किया जाएगा। 32B पे आ जाते हैं। न्यूनतम दंड से उच्चतर दंड अधिरोपित करने के लिए विचार में लिए जाने वाली बातें। जहां इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध के लिए कारावास की कोई न्यूनतम अवधि या जुर्माने की रकम विहित है, वहां न्यायालय कारावास की न्यूनतम अवधि या जुर्माने की रकम से उच्चतर कोई दंड अधिरोपित करने के लिए ऐसी बातों के अतिरिक्त जिन्हें वह ठीक समझे निम्नलिखित बातों को विचार में ले सकेगा। निम्नलिखित बातों को विचार में ले सकेगा अर्थात ए, अपराधी द्वारा हिंसा या आयुध का उपयोग या उसके उपयोग की धमकी। अपराधी द्वारा हिंसा या आयुध का उपयोग या उसके उपयोग की धमकी। ठीक है। यह तथ्य कि अपराधी लोक पद धारण करता है और उसने अपराध करने में उस पद पर लाभ उठाया है। लोक पद मतलब सरकारी ऑफिसर। यह कि अपराध द्वारा अवैध प्रभावित होते हैं या उस अपराध के किए जाने के लिए अवैधकों का उपयोग किया जाता है। अवैध प्रभावित होते हैं, अवैध का उपयोग किया जाता है। यह तथ्य कि अपराध किसी शिक्षा संस्था या सामाजिक सेवा संकाय में या ऐसी संस्था या संकाय के ठीक निकट या ऐसे अन्य स्थान में जिसमें विद्यालय के बालक और छात्र शिक्षा, क्रीड़ा और सामाजिक क्रियाकलापों के लिए आते जाते हैं किया जाता है। यह तथ्य कि अपराधी संगठित अंतर्राष्ट्रीय या किसी ऐसे अन्य अपराधी समूह का है जो अपराध करने में लगा हुआ है। देखिए, ऑर्गेनाइज इंटरनेशनल संगठन हैं जो अपराधी के संबंध में, ऑफेंडर के संबंध में है, उसमें जुड़ा हुआ व्यक्ति है। यह तथ्य कि अपराधी अपराध करके शुकर बनाए गए या अन्य अवैध क्रियाकलापों में लगा हुआ है। अब कम से कम दंड से ज़्यादा दंड देना है अपन को, तो कुछ बातें ध्यान देनी पड़ेंगी। अपराध की गंभीरता ध्यान देनी पड़ेगी। कुछ भिन्न तरह का अपराध किया गया है, ऐसा अपराध है जो समाज के लिए अहितकर है या ज़्यादा घातक है। यही सब चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में देंगे। अगर ये चीज़ें सामने आ जाएंगी तो क्या होगा, दंड ज़्यादा देंगे हम। दंड ज़्यादा देते समय इन चीज़ों को ध्यान देंगे। बोलते ना कि कहीं ढलान हो तो क्या होता है, साइकिल या बाइक धीमी कर लेना, स्लो चलाना, ज़्यादा स्पीड नहीं चलाना। ज़्यादा गहरी ढलान हो तो बहुत सावधानी से चलाना, ये अपन ध्यान देते हैं। और जहाँ पे ढलान हो वहाँ पे
थोड़ा एक निश्चित पिकअप लेके चलाना है गाड़ी, बिल्कुल धीरे चलाएंगे बंद भी हो सकती है। अब यहाँ पे थोड़ा अपन को ये ध्यान देना है कि अगर अपराधी है, समाज पे एस्पेक्ट पड़ रहे, कुछ ऐसे अपराध वो कर रहा है, तो यहाँ पे कम दंड से ज़्यादा दंड, 10 वर्ष से 20 वर्ष है तो नॉर्मली हम 10 वर्ष दे देंगे, और ये सब कारक अगर इनमें से कोई एक कारक भी आ रहा है तो 20 वर्ष दंड कर देंगे। 1 लाख जुर्माना है, 2 लाख जुर्माना है, तो ये सब कारण है तो 2 लाख जुर्माना भी अपन लगा सकते हैं। नॉर्मली 1 लाख तो लगा ही देंगे। 33 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 360 और अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 का लागू होना। देखिए जब भी जजमेंट लिखें आप लोग, जुडिशियल सर्विस, जैसे अभी देखिए एक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे जजमेंट आया एडीजे में, एमपी में, और एक शायद 302 के ऊपर किसके ऊपर जजमेंट था, क्रिमिनल का, उसके ऊपर जजमेंट आया। अब यहाँ पे ये थोड़ा ध्यान दीजिए कि अपन जो जजमेंट लिखते हैं तो आपको न्यायालय को थोड़ा ये भी ध्यान देना पड़ता है कि अगर फर्स्ट ऑफेंडर है तो मोस्टली फर्स्ट ऑफेंडर को क्या करना है, परिवीक्षा का लाभ देके छोड़ देना है। अगर ज़्यादा गंभीर अपराध नहीं है, सामान्य अपराध है तो छोड़ देना है, ज़्यादा गंभीर अपराध है तो फिर शायद ना मिले वहाँ पे, तो ना भी दें। लेकिन अगर आपने एक बार दंडित कर दिया तो वो हमेशा के लिए एक अपराधी के तौर पर जाना जाएगा, और आप उसे एक सुधरने का मौका दे दें तो उसकी लाइफ सुधर भी सकती है। तो हर जज को ये परिवीक्षा का लाभ देना ही चाहिए। जजमेंट में लास्ट कॉलम में जजमेंट देते समय उसके पहले लिखा जाता है परिवीक्षा का हकदार है, नहीं है, समथिंग है तो कम कर दिया जाता है, डांट फटकार के छोड़ दिया जाता। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 360 या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, इसकी धारा 3 और 4 है कि कोई बात इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष किसी व्यक्ति को तब तक लागू नहीं होगी जब तक वह व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है, अथवा वह अपराध जिसके लिए उस व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया जाता है धारा 26 या धारा 27 के अधीन दंडनीय नहीं है। अब देखिए धारा 26 और 27 के अधीन दंडनीय नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाएगा, परिवीक्षा का लाभ दे दिया जाएगा। तो किन कंडीशन में हो रहा है, तो ये कहना चाहते हैं कि 18 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए, या 2 प्रकार के अपराध हैं। कुछ कार्यों को करने के लिए दंड बताया गया है 26 में, 27 में उपभोग करने के लिए दंड बताया गया है, उपभोग करने के लिए दंड बताया गया है 27 में। तो इन 2 धाराओं के अंतर्गत भी परिवीक्षा का लाभ देंगे अपन। अब जैसे आर्यन खान है, अब आर्यन खान के बारे में पता चल जाता है कि भाई वो नॉर्मल एडिक्ट था, बेचता था, ये हवाई बातें हैं, वास्तव में वो सेवन करता था, और 18 साल से कम का है, या 18 साल से तो ज़्यादा का मुझे वो लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफेंडर 21 साल का है, 21 साल से कम का है, ज़्यादा व्यक्ति को भी अपन छोड़ सकते। 360 में आपने पढ़ा होगा कि ज़्यादा एज है तो भी छोड़ सकते हैं, 21 साल से 21 साल से कम एज है तो भी छोड़ सकते हैं, फर्स्ट ऑफेंडर है तो भी छोड़ सकते हैं, स्त्री बच्चे हैं तो भी छोड़ सकते हैं। तो उपभोग करते हुए पाए जाने वाले व्यक्ति को डांट फटकार के छोड़ा जा सकता है, या परिवीक्षा पे छोड़ा जा सकता है। कुछ अन्य कारणों में 18 वर्ष से कम है तो भी छोड़ा जा सकता है। ये धारा बताती 33, आपको 33 को ध्यान रखना है। अब देखिए अपराध किए जाने से प्रवृत्त रहने के लिए प्रतिभूति, जब कभी कोई व्यक्ति अध्याय 4 के किसी उपबंध के अधीन दंडनीय किसी अपराध को सिद्ध दोष ठहराया जाता है और उसे सिद्ध दोष ठहराने वाले न्यायालय को वह राय है कि ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने से प्रवृत्त रहने के लिए बंद पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की जानी आवश्यक है, तो वह न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दंड पारित करते समय उसे आदेश दे सकेगा कि वह 3 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के दौरान जिसे नियत करना वह ठीक समझे, अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रवृत्त रहने के लिए प्रतिभूओं सहित या उसके बिना अपने साधनों के अनुपातिक राशि के लिए बंद पत्र निष्पादित करें।
अब देखो, सिद्ध दोष किया जाता है कोई व्यक्ति, उसके साथ ही ये 3 वर्ष या अधिक के लिए बंद पद भरवा ले। अब देख लेना, सेक्शन 106 का बंद पद परिशांति के लिए 3 वर्ष दोष सिद्धि पे भरवाया जाता है, दोष सिद्धि पे परिशांति के लिए भरवाया जाता है। JMFC और सेशन कोर्ट भरवाता है। वही बंद पद की ये बात कर रहे हैं कि आप जब अपराध किए हैं, सजा भोग के बाहर निकलेंगे तो अगले 3 साल तक पर आप क्या करेंगे, परिशांति बनाए रखेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे। बंद पद ऐसे प्रारूप में होगा जो केंद्रीय सरकार बहत करे और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के उपबंध जहाँ तक वह बेलागू होंगे ऐसे बंद पद से संबंधित सभी बातों को इस प्रकार लागू होंगे मानो वे परिशांति बनाए रखने के लिए उस संहिता की धारा 106 के अधीन निष्पादित किए जाने के लिए आदेश बंद पद है। यदि दोष सिद्धि अपील पर या अन्यथा अपास्त कर दी जाती है तो इस प्रकार निष्पादित बंद पद शून्य हो जाएगा। अपील पे या अन्य तरीके से निष्पादित हो जाती है तो शून्य हो जाएगा ऐसा बंद पद। इस धारा के अधीन कोई आदेश किसी अपील न्यायालय द्वारा या उच्च न्यायालय द्वारा सेशन न्यायाधीश द्वारा जब वह पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो किया जा सकता है। बिल्कुल 106 लिखी हुई है। 106 में अपील और पुनरीक्षण न्यायालय को है, अपास्त कर देंगे तो दोष सिद्धि बदल दी गई है, दोष मुक्त कर दिया गया है तो अपास्त हो जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। 106 के अधीन 3 वर्ष के लिए परिशांति बनाए रखने के लिए दोष सिद्धि पे बंद पद पर लोग मांगते हैं। तो इसके थोड़ा बॉन्ड का ध्यान दीजिए, कितने वर्ष का बॉन्ड होता है, 3 वर्ष का होता है। परिशांति बनाए रखने का बॉन्ड होता है, परिशांति बनाए रखने का बॉन्ड होता है। आगे बढ़ते हैं। आपराधिक मानसिक दशा की अवधारणा, आपराधिक मानसिक दशा की अवधारणा। इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के किसी अभियोजन में जिसमें अभियुक्त की मानसिक दशा अपेक्षित है, न्यायालय यह अवधारणा करेगा कि अभियुक्त की ऐसी मानसिक दशा है, किंतु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करना एक प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित कार्य के बारे में उसकी वैसी मानसिक दशा नहीं थी। ये आपराधिक मानसिक दशा की उदाहरण है कि देखिए, हम यहाँ पे मेंस रिया को आपराधिक मानसिक दशा क्या होती है, मेंस रिया। अब इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध के किसी अभियोजन में जिसमें अभियुक्त की मानसिक दशा अपेक्षित है, न्यायालय अवधारणा करेगा कि अभियुक्त की ऐसी मानसिक दशा है, किंतु अभियुक्त के लिए यह तथ्य साबित करना एक प्रतिरक्षा होगी कि उस अभियोजन में अपराध के रूप में आरोपित करने के बारे में उसकी वैसी मानसिक दशा नहीं। अब देखिए, कुछ अपराध होते हैं ना, जैसे उसमें मेंस रिया होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे चोरी हो गया, बेईमानीपूर्ण आशय नहीं है, आप सद्भावना में उठा रहे हैं कोई वस्तु, तो चोरी थोड़ी माना जाएगा, बेईमानीपूर्ण आशय होना चाहिए। बेईमानीपूर्ण आशय क्या दर्शाता है, मेंस रिया को दर्शाता है। मर्डर है, मर्डर में इंटेंशन होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ये क्या है, मेंस रिया को दर्शा रहा है। और जहाँ रिक्वायरमेंट है जिसमें, तो वहाँ हम मान के चलेंगे। अब आप अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहते तो आप बताओ सर कोई मेंस रिया नहीं थी, गुड फेथ में काम कर रहे थे। वही चीज़ यहाँ बताया गया, एक अवधारणा बताई गई मेंस रिया की। इस धारा में स्पष्टीकरण कहता है, आपराधिक मानसिक दशा के अंतर्गत आशय हेतु किसी तथ्य का ज्ञान, किसी तथ्य के विश्वास, उस पर विश्वास करने का कारण। हम लोगों ने इंडियन पीनल कोड में, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि देखो क्या है, इंडियन पीनल कोड में हमारे मेंस रिया का सिद्धांत इम्प्लाइड तौर पे समाहित है, एक्सप्रेसली नहीं बताया गया किसी धारा में कि मेंस रिया का सिद्धांत है, अवधारणा की जाएगी। जैसे सामान्य अपवाद के बारे में 6 में बता दिया, ऐसा कहीं नहीं। अब जहाँ कहीं भी आशय, ज्ञान, उपेक्षा, उतावलापन, बेईमानी से इस तरह के शब्द आते हैं, इन शब्दों के आधार पर हम सामान्य आशय की कल्पना कर लेते हैं कि ये सामान्य आशय को इंडिकेटेड करने वाले शब्द हैं इंडियन पीनल कोड। उसी तरह की बात यहाँ की गई है। तो ये देखिएगा, मेंस रिया, सॉरी सामान्य से नहीं, मेंस रिया, मेंस रिया को उद्घोष करने वाले शब्द हैं। तो उसी तरह की बात यहाँ की गई है कि मेंस रिया की अवधारणा करके चलेंगे। अगर कोई अपराध करता पाया जाए तो क्या करेंगे, मान के चलेंगे। जैसे मान लीजिए वो बेच रहा है आर्यन खान, तो हम लोग क्या मान के चलेंगे
ये क्या कर रहा है, इसकी मेंस रिया है। मेंस रिया मतलब ये जानता है, आशय रखता है कि हम बेचेंगे पैसा आएगा कैसे, ये खराब चीज़ें हैं, नशे की चीज़ है। तो ये हम आपराधिक मनोस्थिति मान के चलेंगे कि मेंस रिया इसकी थी। स्पष्टीकरण, इस धारा में इस धारा के प्रयोजन के लिए कोई तथ्य केवल तभी साबित किया गया समझा कहा जाता है जब न्यायालय युक्तियुक्त संदेह से परे यह विश्वास करे कि वह तथ्य विद्यमान है और केवल इस कारण नहीं कि उसकी विद्यमानता अधिक संभाव्यता की प्रबलता के कारण सिद्ध होती है। तो ये ऐसे तथ्य की विद्यमानता मान के चलेगा, ये इसलिए नहीं कि वो परिणाम के आधार पर विद्यमान हो जाए, कि पहले से ही मान के चलेगा कि भाई आपने मेंस रिया के अकॉर्डिंग अपराध किया है। हम बात कर रहे हैं सेक्शन 36 एनडीपीएस एक्ट की। जो पढ़ने वाले हैं 35 अपन ने पढ़ ली है, मेंस रिया की अवधारणा के बारे में है। 36 पे बात कर रहे हैं, जो लोग नए जुड़े हैं ध्यान दीजिए। विशेष न्यायालय का गठन, सरकार इस अधिनियम के अधीन अपराधों का शीघ्र विचारण करने के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उतने विशेष न्यायालयों का जितने ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए आवश्यक हों जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, गठन कर सकेगी। कौन करता है, यहाँ पे सरकार लिखा है। अब एक बार एग्जाम में आया था कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, समुचित सरकार, उपरोक्त में से कौन विशेष न्यायालय गठित करेगा, ऐसा क्वेश्चन आया था एक बार। क्या लगाएंगे आप, यहाँ तो सरकार ही लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखा है, इंग्लिश में देख लीजिए, इंग्लिश में भी गवर्नमेंट लिखा है। इसको अंडरलाइन कीजिए, सरकार को गोला कीजिए, इसके ऊपर लिखिए राज्य सरकार। क्या लिखना है, राज्य सरकार। आंसर राज्य सरकार सही माना गया है। पिछले एग्जामों में आया था कि राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन अपराधों का शीघ्र विचारण करने के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उतने विशेष न्यायालयों को जितने ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए आवश्यक हो जो अधिसूचना विनिर्दिष्ट किए जाएं, गठन कर सकेगी। केंद्र सरकार नहीं लिखना है, राज्य सरकार यहाँ पर लिखना है। कैसे स्टेट के अंतर्गत एनडीपीएस के केस आएंगे, जैसे महाराष्ट्र में केस निकला है तो महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट ने उसको किया। स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसे विशेष न्यायालयों का गठन किया है जहाँ पे जो, जैसे पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे नशे के सेवन की प्रॉब्लमें देखी जाती हैं, अफीम गांजे नशे करते हैं। बी सेकेंड, विशेष न्यायालय में एकल न्यायाधीश होगा जिसे सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से नियुक्त किया जाएगा। हाई कोर्ट सीजे की सहमति से नियुक्त किया जाएगा। एक न्यायाधीश होगा, सिंगल बेंच का कोर्ट होगा ये विशेष न्यायालय। अब एक ही जज बैठेगा, सेशन जज होते, एडिशनल सेशन जज होते। आप अगर आपके कोर्ट में इस तरह का कोर्ट बना हुआ है, वैसे अब केस कम निकलते तो नहीं बनाते, एक्स्ट्रा पैसा कह लेंगे अपन। जहाँ पे जहाँ पे केस ज़्यादा निकलते हैं वहाँ पे अपन स्पेशल कोर्ट बना देते हैं, जैसे एनडीपीएस है। आप उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से पूछ के करेंगे, मतलब राज्य सरकार ऑटोमेटिक आ गई है। हाँ, तो यहाँ भी सरकार लिखा ना, दूसरे में तो यहाँ भी राज्य सरकार। अभी ऑटोमेटिकली आ तो गई है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता तब क्लिक नहीं होता, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखा दिया। यहाँ भी सरकार लिखा है तो यहाँ केंद्र सरकार मत समझिएगा, यहाँ भी राज्य सरकार ही लिख लेना है अंडरलाइन करके, तो आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर चलेगा क्या बात हो रही। अब इस उपधारा में उच्च न्यायालय से राज्य का ऐसा उच्च न्यायालय प्रेरित है जिसमें किसी विशेष न्यायालय का सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश ऐसे न्यायाधीश के रूप में उसकी नियुक्ति के ठीक पहले कार्य कर रहा था। तो ये कह रहे हैं कि अब विशेष न्यायालय का हाई कोर्ट अधीनस्थ की बात यहाँ पे कर रहा है। जैसे सेशन न्यायालय था जो, या एडिशनल सेशन न्यायालय था, तो उसी को तो हम विशेष न्यायालय बनाएंगे। स्पेशल कोर्ट एक्ट है अपना एमपी का, अपन लोग पढ़ चुके हैं, तो विशेष न्यायालय राज्य सरकार ही बनाता है। तो ये सेशन कोर्ट, एडिशनल सेशन कोर्ट होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जहाँ मैं हूँ छतरपुर में, यहाँ पे मैंने बताया था ना 5 या 6 एडीजे हैं और एक डीजे साहब हैं। अब परमार साहब हैं, वो SC/ST को देखते हैं। अग्रवाल सर हैं, वो क्या देखते हैं, पोस्को कोड देखते हैं। सिन्हा साहब देखते हैं, वो करप्शन देखते हैं। और जैन साहब हैं, संजय भाई साहब हैं, संजय जैन साहब हैं, सागर के हमारे सीनियर हैं, वो यहाँ पे हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट है, उनके अंडर में इलेक्ट्रिसिटी फाइलें आती हैं।
और एक आध कोड और उन्होंने दिया गया इलेक्ट्रिसिटी के में मामले भी बहुत आते हैं। साग के साफ हैं, एक साग साफ ADJ है। तो इस तरह काफ़ी लोग हैं तो जो अलग अलग स्पेशल कोड के तौर पर उन्हें दर्जा दिया गया है। कोड के बाहर लिखा जा रहता है स्पेशल कोड या अनुसूचित जाति जनजाति से रिलेवेंट स्पेशल कोड, ऐसा लिखा रहता है। सब क्लॉज 3, कोई भी व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हत नहीं होगा जब तक वो सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश ना हो। अपर का मतलब एडिशनल, इक्वल होता है सेशन न्यायाधीश के, असिस्टेंट नहीं होता, एडिशनल होता है, ध्यान दीजिएगा। अपर सेशन न्यायाधीश एडिशनल बोला जाता है, मतलब जो जैसे अपर कलेक्टर होता है, एडिशनल वो होता है सेशन जज, इक्वल पद होता है। सिर्फ इतना रहता है कि एडिशनल जज को पावर नहीं दिया गया पूरे जिले का, और सेशन जज को पूरे जिले का पावर दिया गया है। DJ एंड सेशन जज एक ही व्यक्ति को अपन लोग बोलते हैं। 36A पे आ जाइए, विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध। अब यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा केयरफुल्ली पढ़ते हैं अपन, में भी एक आध क्वेश्चन है कैसे यहाँ पे थोड़ा बताया गया है कुछ चीज़ों के बारे में कि पुलिस रिमांड कितनी रखेंगे, जुडिशियल रिमांड कितनी रखेंगे, अरेस्ट होने पर क्या प्राविधिक होगी, तो जमानत होगी कि नहीं होगी, इस तरह की बातें यहाँ पर की गई हैं इस कॉम्प्लेक्स सेक्शन में 36 से। विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इसको टिक लगाइएगा, इम्पोर्टेंट कीजिएगा खंड A को, इस अधिनियम के अधीन ऐसे सभी अपराध जो 3 वर्ष से अधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय है उस क्षेत्र के लिए जिसमें अपराध किया गया है गठित विशेष न्यायालय द्वारा, या जहां ऐसे क्षेत्र के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय हैं, वहां उनमें से ऐसे एक के द्वारा ही जिसे सरकार द्वारा इस निमित्त निर्देश किया जाए विचारणीय है। अब देखिए CRP की शेड्यूल 2 बोलती है कि संज्ञेय टाइप के अपराध कौन से हैं, 3 साल या अधिक वाले मामले स्पेशल एक्टों में क्या होते हैं, संज्ञेय माने जाते हैं। हमारे यहाँ 2 साल से अधिक के मामले संज्ञेय माने जाते हैं। तो यही बात है, यहाँ पर 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय मामले का विचारण कौन करेगा, यहाँ पे विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे। ये बात बताती है सबके पर। B, जहां इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के अभियुक्त या उसके किए जाने के संदेह युक्त किसी अपराध को किसी व्यक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 की उपधारा 2 के या उपधारा 2 का के अधीन, अब देखिए यहाँ पे क्या है 57, जब 24 घंटे में अपन अन्वेषण पूरा नहीं होता तो 167 की कार्रवाई होती है, उसी को ये बता रहे हैं। 2 और 2A के अधीन किसी मजिस्ट्रेट को भेजा जाता है, वहाँ ऐसे मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को ऐसी अभिरक्षा जो है उचित समझे कुल मिलाकर 15 दिन से अधिक अवधि के लिए। अब पुलिस रिमांड की बात हो रही है, जब 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होता हम प्रस्तुत करते हैं कोर्ट के सामने अभियुक्त को और उससे कहते हैं श्रीमान जी हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, PR दे दीजिए, तो 15 दिन तक मजिस्ट्रेट PR दे सकता है। और 2A में क्या है 167 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का PR देने का पावर है 7 दिन का, तो वही चीज़ यहाँ लिखी है। जहाँ ऐसा मजिस्ट्रेट न्यायिक मजिस्ट्रेट है तो कितना 15 दिन, और कुल मिलाकर 7 दिन की अवधि के लिए जहाँ ऐसा मजिस्ट्रेट कार्यपालक है जैसे निरोध के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। तो PR देने की बात की गई है। कई बार क्या होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, एक छुट्टी पर नहीं है, एक के पास बर्डन ज़्यादा है, नहीं पेश कर सकते अपन, तो अपन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर देंगे, चलो उनके यहाँ पूछ दो, तो वो भी रिमांड दे सकते हैं 7 दिन का। तो ये 7 दिन वहाँ भी है और यहाँ भी है, 15 दिन वहाँ भी है यहाँ भी है, कोई अंतर नहीं है। परंतु ऐसे मामलों में जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जहाँ ऐसे मजिस्ट्रेट का जब ऐसा व्यक्ति पूर्वोक्त रूप में उसको भेजा जाता है या उसके द्वारा प्राधिकृत निरोध की अवधि की समाप्ति पर या उसके पूर्व किसी भी समय यह विचार है कि ऐसे व्यक्ति का निरोध अनावश्यक है, वहाँ वह ऐसे व्यक्ति को अधिकारता रखने वाले विशेष न्यायालय को भेजे जाने का आदेश करेगा। स्पेशल कोर्ट को भेजे जाने का आदेश भी वो मजिस्ट्रेट कर सकता है। अब देखिए स्पेशल मामला है, जैसे NDPS का मामला है तो NDPS स्पेशल कोर्ट को भेजा जाएगा। मजिस्ट्रेट तो कोई भी, देखिए संज्ञान लेने के लिए PR देने के लिए
अब 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करना पड़ता तो अपन किसी भी मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। ये जनरल नियम होता है। जैसे फर्स्ट क्लास सर, सेकंड। हाँ, इसमें ये फर्स्ट क्लॉज में दिया है कि 3 ईयर से ऊपर के मामले स्पेशल कोर्ट में जाएंगे, तो 3 साल से नीचे के फिर मजिस्ट्रेट सुनेगा। नहीं सुने तो जाएंगे स्पेशल कोर्ट द्वारा ही। कैसे जितने मैटर आएंगे वो स्पेशल कोर्ट द्वारा ही सुने जाएंगे। लेकिन अभी ये अब अपन ये नहीं कह सकते हैं कि इनका ये है कि विचारणीय होंगे, यहाँ पे विचारणीय होंगे विशेष न्यायालय द्वारा, ये यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है। तो ये अपन को थोड़ा इंडिकेट करना पड़ेगा, आगे और पढ़ते हैं कुछ हल निकलेगा इसका ये को। लेकिन अभी तक तो इस समझ में ये आ रहा है कि स्पेशल कोर्ट विचारण किन मामलों को करेगा जो 3 वर्ष से अधिक के कारावास से हैं। तो ये अपन को भी मान के चलना है। लेकिन अन्य मामले भी स्पेशल कोर्ट ही सुनेगा। जब स्पेशल कोर्ट बना है तो उसको अन्य मामले भी सुनना चाहिए। तो यहाँ पे अभी आश्वस्त नहीं है कि और मामले आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन जब स्पेशल कोर्ट बना है तो स्पेशल कोर्ट ही मामले सुनेगा। अपन को ये ध्यान देना है। सर हाँ, प्रैक्टिकली अगर देखे ना सर, तो क्वांटिटी पे लिखा है उसमें। जैसे क्वांटिटी रहती गांजे की, तो अगर वो कमर्शियल क्वांटिटी रहती है तो सर वो स्पेशल कोर्ट में जाएगा, और अगर नॉन कमर्शियल मतलब व्यापारिक से कम है तो वो जेमएफ है सर। प्रैक्टिकल में तो ऐसा है, मैं कहाँ दे रखा हूँ मुझे पता है। तो देख लीजिए वही बात यहाँ पे हो रही है। इन्होंने कहा कॉमर्शियल में स्पेशल कोर्ट में जाएगा, नॉन कॉमर्शियल अपराध होंगे तो नॉर्मल केस की भांति सुना जाएगा। तो ये आप थोड़ा देख लीजिए, ये प्रैक्टिकल चीज़ है, इस पर अपन ज़्यादा बात नहीं कर सकते। नीति मैडम अभी अच्छा प्रैक्टिस चल रहा है, इन्होंने ये बता भी दिया है आपको। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि विशेष न्यायालय कौन से मामलों का विचारण करेंगी। जिन मामलों में 3 वर्ष से अधिक का कारावास हो उनका विचारण विशेष न्यायालय करेंगे। आपको बस ये आंसर टिक करना है। यहाँ पे थोड़ा मैं जानकारी करूँगा एनडीपीएस में और बताऊँगा आपको, और क्लियर करके बता दूँगा। जी सर। कोर्ट ही में जाके मालूम करेंगे हम, कोर्ट से क्लियर करके बता देंगे आपके कागज में। चलिए, पीआर देखा। जुडिशल मजिस्ट्रेट 15 दिन तक दे सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 दिन तक दे सकता है। आगे देखेंगे, सब क्लॉज सी पे आ जाइए। यहाँ पे एक परंतुक भी है, वो परंतुक देख लेते हैं बी का। ऐसे मामलों में जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है, जहाँ ऐसे मजिस्ट्रेट का जब ऐसा व्यक्ति पूर्वोक्त रूप में उसको भेजा जाता है या उसके द्वारा प्राधिकृत निरोध की अवधि की समाप्ति पर उसके पूर्व किसी भी समय यह विचार है कि ऐसे व्यक्ति का निरोध अनावश्यक है, वहाँ वह ऐसे व्यक्ति को अधिकारता रखने वाले विशेष न्यायालय को भेजे जाने का आदेश करेगा। अब ये देखिएगा, अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि पुलिस रिमांड देना गलत है तो वो क्या करेगा, स्पेशल कोर्ट को भेजे जाने का निर्देश देगा कि आप स्पेशल कोर्ट जाइए, वहाँ से आप परमिशन ले लीजिए। अगर वो दे देते हैं तो जाइए। सी, विशेष न्यायालय खंड बी के अधीन उसको भेजे गए व्यक्ति के संबंध में उसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जिसका प्रयोग किसी मामले का विचारण करने की अधिकारता रखने वाले मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 167 के अधीन ऐसे मामलों में किसी अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में जिसे धारा के अधीन भेजा गया कर सकता है। अब विशेष न्यायालय भी पुलिस रिमांड दे सकता है, ये यहाँ पे बताना चाहते हैं। 15 दिन का पुलिस रिमांड दे सकता है जैसा कोई नॉर्मल न्यायालय देता है, वो 167 की कार्रवाई ये कर सकता है। ठीक, विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराध गठित करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट का परिशीलन करने पर या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किए गए परिवाद पर अपराधी को विचारण के लिए उसको सुपुर्द न किए जाने की दशा में उस अपराध का संज्ञान कर सकेगा। अब देखिए, यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट का परिशीलन करने पर अपराधी उसको सुपुर्द नहीं भी किया गया है या परिवाद पर संज्ञान कर सकता है। या तो चालान दे दो आप या परिवाद कर दो, इस आधार पर कार्रवाई कर सकता है, वो ट्रायल कर सकता है, संज्ञान कर सकता है। ये मामला यहाँ पे स्पेशल कोर्ट को दिया गया है 2 तरीके से, या तो चालान पे या परिवाद पे। यहाँ जरूरी नहीं है कि आप अपराधी को सुपुर्द करें उसे। कई बार अपराधी नहीं मिल पाता है, अपराधी के बारे में अपन जानते हैं, फिर भी कार्रवाई शुरू हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद रिपोर्ट भेज दी जाती है, कार्रवाई चल जाती
इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से भिन्न ऐसे अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिसके लिए अभियुक्त को दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन उसी विचारण में आरोपित किया जाए। तो देखिए, अन्य कोई अपराध है, ये लिखा है इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से भिन्न ऐसे अपराध का विचारण कर सके जिसके लिए अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता में उसी विचारण में आरोपित किया जाए। अब देखिए, स्पेशल कोर्ट को एक पावर होता है कि जनरल अपराधों को भी ये साथ में समाहित कर लेते हैं, तो उनको भी दंडित करने का इन्हें पावर होता है। मान लीजिए इंडियन पीनल कोड का कोई अपराध बनता है तो वो भी यहाँ पे लग जाएगा, उसका भी साथ साथ ट्रायल करेंगे। तो उस तरह की बात यहाँ कॉम्प्लेक्स बात यहाँ पे लिखी हुई है, बिल्कुल काम की नहीं है, बस सुनने लायक है। बस इतना आपको ध्यान देना है। IMP कौन है? ये है 3 वर्ष से अधिक के कारावास के स्पेशल कोर्ट क्या करता है? विचारण करता है। ऐसा अपन ने देखा है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। PR 15 दिन, 7 दिन इम्पोर्टेंट है। और 3rd नंबर का है, इस धारा की कोई बात दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के अधीन जमानत से संबंधित उच्च न्यायालय की विशेष शक्तियों को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी। और उच्च न्यायालय ऐसी शक्तियों का प्रयोग जिनके अंतर्गत उस धारा की उपधारा 1 के खंड B के अधीन शक्ति भी है ऐसे कर सकेगा मानो उस धारा में मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश के अंतर्गत 36 के अधीन विशेष न्यायालय के प्रति निर्देश है। 439 के अंतर्गत जमानत देने का पावर किसको है? हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट को जमानत है, तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट की भांति कार्रवाई ये कर सकता है। स्पेशल कोर्ट, ध्यान दीजिएगा जमानत के संबंध में, ये थोड़ा आप यहाँ समझ लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये आ जाता है 4 नंबर का। 4 नंबर का इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसको आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ से OT बन सकता है कि धारा 19 गबन के बारे में बताती है, धारा 24 एक्सटर्नल डीलिंग के बारे में, बाह्य संव्यवहार के बारे में बताती है, सेक्शन 27 है हर वर्ष संश्रय देने के बारे में बताती है। हम लोगों ने तीनों के लिए दंड 10 वर्ष से 20 वर्ष, 1 लाख से 2 लाख तक जुर्माना देखा। 1 से 7 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों के लिए CRPC की धारा 167(2) में 90 दिन के प्रति निर्देशों का जहां जहां वे आते हैं यह अर्थ लगाया जाएगा वे 180 दिन के लिए निर्देश है। अब जुडिशियल रिमांड है। अब जुडिशियल रिमांड 60 दिन और 90 दिन, दो अवधि के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो 90 दिन लिखे गए हैं CRPC में 167 में, तो उसे अपन 180 दोगुना मान के चलेंगे। यहाँ पे इस एक्ट के परिपक्ष में दोगुना मानेंगे, कितना? 180 दिन। लेकिन यहाँ पे परंतु लिखा है, ये कुछ और ही चीज़ कहता है। परंतु यदि अन्वेषण को उक्त 180 दिन की अवधि के भीतर पूरा करना संभव नहीं है तो विशेष न्यायालय उक्त अवधि को लोक अभियोजक की अन्वेषण की प्रगति और उक्त 180 दिन की अवधि से परे अभियुक्त के निरोध के लिए विनिर्दिष्ट कारणों को प्रदर्शित करने वाली रिपोर्ट पर 1 वर्ष तक बढ़ा सकते। अब लोक अभियोजक यहाँ रिपोर्ट लगाता है, IO रिपोर्ट लगाता है, तो उसके आधार पे इसको 90 दिन से 180 दिन कर दिया गया, 180 दिन से 1 वर्ष कर दिया जाए। 1 वर्ष तक निरोध रखेंगे अपन उस व्यक्ति को जुडिशियल रिमांड। तो ये बात यहाँ दी गई, 180 दिन से 1 वर्ष तक जुडिशियल रिमांड में रखा जा सकता है ऐसे व्यक्ति को। ये बताती है सब क्लॉज 4। सब क्लॉज 5, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन 3 वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता। अब देखिए 3 वर्ष से अनधिक कारावास से दंडनीय अपराधों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता। अब 3 वर्ष से ऊपर वाले मामले तो अपन ने देखे, तो सेशन ट्रायल ही चलने वाला है वहाँ पे। 3 वर्ष से कम वाले मामलों का क्या होगा? समरी ट्रायल चला जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक व्यक्ति कार चलाएगा, मतलब परिवहन यान चलाएगा, तो उसकी आयु होना चाहिए 21 साल, लेकिन कार चलाने के लिए 18+ होना चाहिए। अब 21 साल के आदमी को अपन रखेंगे अपने यहाँ पे ड्राइवर के तौर पे, तो अपन का पर्पज क्या होगा? बस चलवाना होगा कुल मिला के। और 18+ वाले को रख लेंगे अपन, तो अपना पर्पज क्या होगा? 4 व्हीलर चलवाना होगा। जब भी तो हमने सेशन कोर्ट को स्पेशल कोर्ट बनाया है कि क्या करे वो
कैसे मामले सुने, सेशन ट्रायल के अंतर्गत आने वाले मामलों को सुने, मृत्यु दंड भी दे पाए किसी को। तो 3 साल से ऊपर वाले मामलों में ये है, और ये 3 वर्ष तक का है मामला, वहाँ पे समरी ट्रायल करें। तो 1 वर्ष से 3 वर्ष तक के मामलों में क्या होगा, समरी ट्रायल। ऊपर वाले में क्या होगा, या तो वारंट ट्रायल होगा या फिर सेशन ट्रायल, वही मान के चलिए। कैसे बड़ा कोर्ट छोटे ट्रायल तो सभी कर सकता है, छोटे कोर्ट बड़ी ट्रायल नहीं कर सकता है। कर सकता है, नहीं कर सकता। एक मजिस्ट्रेट को आप बताइए वारंट ट्रायल करता है, अब उससे आप कहो कि सेशन ट्रायल करो, नहीं कर पाएगा। लेकिन बड़ा कोर्ट कर सकता है। बड़ा कोर्ट, जैसे जो पापा को पावर है हमारे, वो हमें थोड़ी पावर है। पापा 2 लगा भी सकते हैं हमें और दे भी सकते हैं दुगने पैसे। तो ये आप देखिएगा, वो बड़े हैं तो बड़े को ज़्यादा पावर होता है, ऐसे यहाँ कोर्टों का है। तो बस सिर्फ समझने के लिए कि 3 वर्ष तक के मामले सेशन कोर्ट सुनता है, और 3 वर्ष से कम तक के 3 वर्ष तक के मामले हैं, जो 3 वर्ष से ऊपर के मामले सेशन कोर्ट स्पेशल कोर्ट के तौर पर सुनता है, और 3 वर्ष तक के मामले हैं वो समरी ट्रायल की भांति विचारण किए जाते हैं। इसको भी IMP लगा दीजिएगा आप, 180 दिन वाला सब क्लॉज 4 को IMP लगा दीजिएगा। ये नंबर को IP लगा ही दिया है आपने, खंड 1 का ये नंबर। आगे बढ़ते हैं, अपील और पुनरीक्षण। अब जैसा कि यहाँ लिखा है सेशन न्यायालय है जी, स्पेशल कोर्ट, एडिशनल सेशन न्यायालय, तो अपील कहाँ होगी, हाई कोर्ट में होगी, कॉमन सेंस है, वो यहाँ लिखा है। रिवीजन भी हाई कोर्ट में होगी, कॉमन सेंस है। उच्च न्यायालय गोला कर दीजिए, जहाँ तक लागू हो सके दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 29 और 30 द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ऐसे कर सकेगा मानो उच्च न्यायालय की अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर कोई विशेष न्यायालय उच्च न्यायालय की अधिकारता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला सेशन न्यायालय। याद ध्यान दीजिए। 36C, विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों का संहिता का लागू होना। अब जो प्रोसीजर करेंगे, अब उन्हें समन करना, वारंट करना, तलाशी वारंट करना, साक्षियों को उपस्थित कराने के लिए, दस्तावेज पेश कराने के लिए समन करना, कमीशन जारी करना, मालिक कुछ भी करना है ना, तो इसमें तो कुछ लिखा नहीं है। तो क्रिमिनल एक्ट है तो CRPC तो लागू हो ही जाएगी। और फिर जो अनुमति दे रहे हैं 36C में, क्या इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंध था उसके सिवा दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध जिसके अंतर्गत जमानत बंद प्रश्न संबंध उपबंध भी देखो जमानत के संबंध में भी 436 से 443 कौन से हैं, ये भी हैं। किसी विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाइयों के को लागू होंगे और उपबंधों के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालय एक सेशन न्यायालय समझा जाएगा, और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाला लोक अभियोजक समझा जाएगा। ठीक है भाई। अब आपने एक वृद्ध आदमी को यहाँ पे अधिकारी बना के बैठा लाया है, तो वृद्ध जैसा रिस्पेक्ट भी तो देना पड़ेगा उसको, नहीं देना पड़ेगा। सेशन कोर्ट जैसा ही मान के चलेंगे अपन, जो सेशन कोर्ट को पावर है वही पावर इसको भी मान के चलेंगे, स्पेशल कोर्ट को। सेशन कोर्ट में सरकार की तरफ से पैर भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर करता, तो यहाँ भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ही देंगे वहाँ पावर, ADPO को नहीं देंगे पावर। भली वो अतिरिक्त प्रभार दे देते हैं, काम ज़्यादा होता तो भेज देते हैं, जाओ करो, अतिरिक्त प्रभार है तुम्हें। तो ये काम ये लोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, CRPC लागू हो रही है, अपन को पता है, जमानत बंद पर तो अन्य मामलों में। ठीक है, संक्रमणकालीन उपबंध। अब ये संक्रमणकालीन उपबंध क्या होते हैं, थोड़ा इसको अपन थोड़ा पढ़ लेते हैं, उतना काम की चीज़ नहीं है। देखिए, धारा 36 के अधीन किसी विशेष न्यायालय का गठन होने तक स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1988 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी ऐसे अपराध का जो किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय विचारण दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी सेशन न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अब ये कह रहे कुछ अन्य अपराध हैं, तो इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध का जो किसी विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय, सेशन न्यायालय भी विचारण कर सकता है। तो मान लीजिए कहीं पे स्पेशल कोर्ट नहीं बना है, जरूरी थोड़ी हर जिले में बना हो, तो यहाँ पे सेशन कोर्ट को पावर है कि आप मामले सुनिए। मोस्टली सेशन कोर्ट को मामला जाता है, वो एडिशनल सेशन को भेज देता है, वो ट्रायल करते हैं। जहाँ पर स्वापक औषधि और मनाप्रभावी पदार्थ अधिनियम 1988 के प्रारंभ पर या उसके पश्चात इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी अपराध से संबंधित कोई कार्रवाई किसी सेशन न्यायालय के समक्ष लंबित है, वहाँ उपधारा 1 में किसी बात के होते हुए ऐसी कार्रवाई को सेशन न्यायालय द्वारा सुनवाई की जाएगी और उसका निपटारा किया जाएगा। अब अधिनियम अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट होके 88 का अमेंडमेंट है, तो यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि लंबित कार्रवाई है तो सेशन कोर्ट में लंबित तो वही सुन लेगा, निपटा देगा। परंतु इस उपधारा की किसी बात से
दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 407 के अधीन उच्च न्यायालय की किसी सेशन न्यायालय द्वारा उपधारा 1 के अधीन संज्ञान किए गए किसी मामले या मामलों के वर्ग को अंतरित करने की शक्ति प्रभावित नहीं करेगी। और हाईकोर्ट कौन सी धारा में अंतरण करता, बताओ? सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत हाईकोर्ट को मामले अंतरण करने का पावर है, बताइए? 407 सर। हाँ, ध्यान दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट को कहाँ पे है? 406 में। अच्छा, सेशन कोर्ट को भी है क्या किसी में? सर है शायद 408 में हाँ, है। इन 3 धाराओं को याद रखिएगा। ज़्यादातर अपन को ध्यान देना है कौन? 406 पे सुप्रीम कोर्ट को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मामले अंतरित करने का पावर है। एक हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट सेशन कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट सेशन कोर्ट में मामले अंतरित करने का पावर है किसको? सुप्रीम कोर्ट को। 406 वो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 407 की बात हो रही है। बहुत बढ़िया कालिंदी, आगे बढ़ते हैं। 37 अपराधों का संज्ञेय और अजमानती होना। संज्ञेय और अजमानती होना अपराधों का। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए भी, अब देखिए दंड प्रक्रिया संहिता की बात कर रहे हैं, इसमें किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा। क्या होगा? कॉग्निजेबल होगा। प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा। धारा 19, धारा 24, धारा 27 है। देखिए ये गबन का है और ये बाह्य व्यवहार का है और ये क्या का है? 27 है, अपन ने देखा था। इसके बारे में बताओ क्या है 27 है? अभी अपन बार बार इसको पढ़ रहे हैं, याद हो जाना चाहिए। हर्बर का इलिसिट ट्रैफिकिंग है सर। हर्बर, हार्बर एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। हाँ हर्बर। तो यहाँ पे 10 से 20 साल तक की सजाओं के बारे में बात की गई है। मैं किसी बात के होते हुए भी, देखिए यहाँ पे संज्ञेय होगा। धारा 19, 24, 27 के अधीन अपराधों के लिए और वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों के लिए भी दंडनीय किसी अपराध के अभियुक्त किसी व्यक्ति को जमानत पर या मुचलके पर तभी निर्मुक्त किया जाएगा जब, अब देखिए कब निर्मुक्त किया जाएगा? देखो वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित अपराधों की बात हो रही है इन 3 धाराओं के संबंध में। तभी निर्मुक्त किया जाएगा जब लोक अभियोजक को ऐसी निर्मुक्ति के लिए किए गए आवेदन का विरोध करने का अवसर दे दिया जाए। तो वो तो हमेशा ही मिलता है। हमेशा जमानत मांगते हैं तो लोक अभियोजक को विरोध करने का अवसर दिया जाता है, वो विरोध करता है, न्यायालय को लगता है नहीं जमानत दे देना चाहिए, दे देता है, नहीं तो नहीं देता है। सेकंड, जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है वहाँ न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि यह विश्वास करने के युक्त आधार हैं कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर होने के दौरान उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने की संभावना नहीं, अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पे अपराध किए जाने की संभावना नहीं है। दूसरी चीज़ ये देखेंगे तो ये आप थोड़ा यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है यहाँ पे। उपधारा 1 के खंड बी में निर्देशित जमानत मंजूर करने के संबंध में परिसीमाएं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 तत्समय विरोध किसी अन्य विधि के अधीन जमानत मंजूर करने बाबत परिसीमाओं के अतिरिक्त होंगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस संहिता के अधीन सभी मामले अजमानतीय हैं, संज्ञेय हैं, लेकिन 19, 24, 27 से में जमानत का प्रावधान किया गया है। जी अपवाद के तौर पर धाराएं हैं, 3 धाराएं यहाँ पे जमानत का प्रावधान किया गया है। कब करेगा? जब ये 2 परिस्थितियाँ फुलफिल हो जाएंगी तभी जमानत यहाँ पर दी जा सकेगी, ये यहाँ पर बताया गया। तो इन 3 धाराओं को थोड़ा आप याद रखिएगा। 38 कंपनियों द्वारा अपराध, इस धारा को अपन कहीं नहीं पढ़ रहे हैं, बस इसको ध्यान देना है। कॉपी पेस्ट धारा है, हर जगह एक जैसी ही रहती है। कंपनी का भार साधक व्यक्ति होगा, जो एम्प्लॉय किया है अपराध मौनानुकूलता में किया है वो अपराध होगा लाइबल, या कंपनी लाइबल होगी। इसकी सीधा सा सार ये रहता है। बस आप अगर इतना याद रखते कंपनियों द्वारा अपराध कौन सी धारा बताती, 8-10 बताती, बस बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके अंदर का कुछ भी आएगा आप आंसर लगा ले जाएंगे। 39 कुछ अपराधियों को परिवीक्षा पर निर्मुक्त करने की न्यायालय की शक्ति। अब ये कुछ अपराधी क्या है देखते हैं। जब किसी व्यसनी को, मतलब एडिक्ट पर्सन है, धारा 27 के अधीन या किसी स्वापक औषधि या मनापी पदार्थ की अल्प मात्रा से संबंधित अपराधों के लिए दंडनीय किसी अपराध का दोषी पाया जाता है, अल्प मात्रा के लिए दोषी पाया जाता है या धारा 27 के अधीन दोषी पाया जाता है,
और यदि उस न्यायालय की जिसके द्वारा वह दोषी पाया जाता है अपराधी की आयु, चरित्र, पूर्वव्रत अथवा शारीरिक या मानसिक दशा को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि ऐसा करना समीचीन है, तब इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्ति किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए न्यायालय उसे तत्काल किसी कारावास से दंडादेश करने के बजाय उसकी सहमति से यह निर्देश दे सकेगा कि उसे सरकार द्वारा चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल या संस्था के निरावशीकरण या निरावेशन के लिए चिकित्सीय उपचार कराने के लिए और न्यायालय के समक्ष 1 वर्ष से अनधिक की अवधि के भीतर हाजिर होने और अपने चिकित्सीय उपचार के परिणाम के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए। इस बीच अध्याय 4 के अधीन किसी अपराध को करने से प्रवृत्त रहने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बृहत प्रारूप में प्रतिभूतियों सहित या उसके बिना बंद पथ निष्पादित करने पर निर्मुक्त किया है। अब देख लीजिए, धारा 27 के अधीन अल्प मात्रा की बात हो रही है। अब धारा 27 से अल्प मात्रा की बात हो रही है। 27 में क्या है, वो ये उपभोग है। उपभोग सेवन करते हुए पाया जाता है अल्प मात्रा में, तो ऐसे व्यक्ति को 1 साल तक के लिए बॉन्ड पद भरवा लेते हैं अपन प्रतिभूत सहित या रहत के। आप कहाँ जाना चाहते हैं, रिहैब सेंटर में जाना चाहते हैं, नशा मुक्ति केंद्र में जाना चाहते हैं आप, वहाँ पे आपको सुधार हो इस चीज़ों से, इसलिए बॉन्ड पद ले लेते हैं। 1 साल का टाइम यहाँ दे दिया जाता है ऐसे लोग। उपचार हेतु बॉन्ड 1 साल के लिए सहित या रहत, प्रतिभूत सहित या रहत, ये बात बताती है 39। 2 बोलती है यदि चिकित्सीय उपचार के परिणाम के बारे में उपधारा 1 के अधीन प्रस्तुत की गई रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए। देखिए संजय दत्त के मामले में ध्यान दीजिएगा, ये वो एडिक्ट था, नशा करता था, उसको भेजा गया था अमेरिका। न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना समीचीन है, तो न्यायालय अपराधी को उसके द्वारा 3 वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के दौरान जो न्यायालय विनिर्दिष्ट करना ठीक समझे अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रवृत्त रहने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा बृहत प्रारूप में प्रतिभूतियों सहित या उसके बिना बंद पद निष्पादित किए जाने पर सम्यक भर्त्सना के पश्चात निर्मुक्त किए जाने अथवा उसके इस प्रकार प्रवृत्त रहने में असफल रहने पर न्यायालय के समक्ष हाजिर होने ऐसी अवधि के दौरान वह अपेक्षा की जाए दंडादेश प्राप्त करने का निर्देश देगा। अब देखिए यहाँ पे अपराधी को क्या बताया गया है। अध्याय 4 के अधीन कोई अपराध करने से प्रवृत्त रहने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बृहत प्रारूप में बंद पद को क्या मांगा गया है, निष्पादित किए जाने पर अपन क्या करेंगे, डांट फटकार के छोड़ देंगे, सेक्शन 3 का लाभ दे देंगे। किसका, पदवी इच्छा देने का। भर्त्सना मतलब डांट फटकार के छोड़ देना, क्या आइंदा अपराध नहीं होना, इस बार छोड़ रहे, फर्स्ट ऑफेंडर हो, जज को ये पावर होता है, ये दे देंगे। और अगर वो बॉन्ड वगैरह नहीं भर रहा है तो अपन क्या करेंगे, जो दंड बनता तो दंड दीजिए। फिर अपन, सामने वाला खुद ही नहीं चाहता तो अपन क्या करें, अपन घर घर थोड़ी जाए न्याय बांटने के लिए। इक्विटी कहती है कि जो न्याय चाहता है उसे न्यायवान होना भी चाहिए, क्लीन हैंड होना भी चाहिए, तो न्याय दें हम। क्लीन हैंड का मतलब बोनाफाइड से है, गुड फेथ से है, न्यायालय के किए गए आदेशों का सम्मान करना पड़ेगा आपको। डांट फटकार के छोड़ देंगे नशा करने वाले, जैसे आर्यन खान को डांट फटकार के छोड़ देंगे अपन, बॉन्ड भरवा लेंगे, 1 साल का भी छोड़ा जाएगा, 1 साल का बॉन्ड भरवाएंगे कि जाओ इसका पहले नशा मुक्ति केंद्र में ट्रीटमेंट करवाओ इसका, जिससे ये छोड़ दे पूरी तरह से नशा, जीवन खराब हो जाएगा। वरना बॉन्ड नहीं भरते हैं तो क्या होगा, दंडित कर देंगे, जाओ जेल में रहो, ऐसी सेल में डालेंगे, वहाँ आपको योगा कराएंगे 5 बजे से उठा के, कपाल भारती रात में करवाएंगे 11 बजे की, अब करो कपाल भारती करो, सुधर जाएंगे। तो इस तरह देखिए इन लोगों को रिहैब सेंटर में यही सब तो कराते हैं। सेक्शन 40, कुछ अपराधियों के नामों, कारोबार के स्थान आदि को प्रकाशित करने की न्यायालय की शक्ति। अब जहां किसी व्यक्ति को धारा 15 से 27 दोनों, 15 से 25 दोनों सहित 28, 29, 30 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाता है, वहाँ वह उस व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने वाला न्यायालय ऐसे व्यक्ति के नाम, कारोबार का स्थान, निवास तथा उल्लंघन की प्रकृति, यह तथ्य कि उस व्यक्ति को इस प्रकार सिद्धदोष ठहराया गया है और ऐसी विशिष्टियाँ जो न्यायालय के मामले में परिस्थितियों को समझे ऐसे व्यक्ति के व्यय पर ऐसे समाचार पत्रों में ऐसी रीति में न्यायालय प्रकाशित करने में सक्षम होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा ऐसे व्यक्ति के संबंध। उपधारा 1 के अधीन कोई प्रकाशन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अपील करने की अवधि का कोई अपील किए बिना अवसान नहीं हो जाता है या अपील किए जाने का निपटान नहीं हो जाता। अपील का टाइम दे दिया जाएगा।
किसी प्रकाशन का व्यय सजदोष ठहराए गए व्यक्ति से या मानो वह न्यायालय द्वारा अधिरोपित जुर्माने की भांति वसूला जाएगा। तो ये यहाँ पे सेक्शन अपनी यहाँ पे 40 फिनिश हो जाती है, जो अपन को ये बता दी कुछ अपराधियों के नामों, कारोबार के स्थान आदि को प्रकाशित